हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हमारी शुरू होती है यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्मव्यक्ति कौशल का विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग of self-expression. The expression refers to the publication of ideas. Psychologists have considered expression to be the main tool for the adjustment of personality. Through this, man illuminates his feelings and form his feelings in the present age. Scholars of psychoanalytic science have given many methods for the expression of unquenchable desires of a person. He says that to give peace to that mind, first of all, it is necessary that no damage of any kind should stop him from doing so. For this work, in new mindset has been born in Western countries today, and after receiving its training, people are trying to solve people's problems in a scientific way. अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है और अपनी भावनाओं को रूप देता है। वर्तमान युग में मनोविश्लेषण शास्त्र के विद्वानों ने व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए कई विधियां बतलाई हैं। उनका कहना है कि उस दिमाग को शांति देने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक हो जाता है या ये आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की कोई क्षति उसे ऐसा करने से रोके नहीं। इस कार्य के लिए आज पाश्चात्य देशों में नव मानवशास्त्र या मानवशास्त्र का जन्म हो गया है और उसके प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने में प्रयत्नशील है। आत्म की उत्पत्ति और विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि आत्म की उत्पत्ति और विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम है। क्रैचफील्ड और वेलेची 1962 ने आत्म की उत्पत्ति और विकास का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नवजात शिशु आत्म और दूसरे व्यक्तियों के आत्म में अंतर को नहीं जानता है, परंतु कुछ ही समय में वह इस अंतर को समझने लगता है। यह अंतर वह अपने चारों ओर के व्यक्तियों से अंतःक्रियाओं के आधार पर सीखता है, पर वह अपने चारों ओर के वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति ही अनुक्रिया भी करता है। इन्हीं अनुक्रियाओं और अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उसमें आत्म की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ हम देखना चाहेंगे गंगेश महोदय के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उन्होंने कहा है कि वह ज्ञान जिसका ग्रहण सीधे रूप में अर्थात साक्षात हो उसे आत्माभिव्यक्ति कहा जाता है। जिसकी प्राप्ति में अन्य ज्ञान की आवश्यकता, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये ऐसा ज्ञान है जिसकी प्राप्ति में अन्य ज्ञान की आवश्यकता साधन के रूप में नहीं है। इस दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रमुख भेद हैं। तो इसमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान और दूसरा है अंतर्ज्ञान। जिस प्रकार इंद्रिय जन्य ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता साधन रूप में नहीं होती, उसी प्रकार जो भी अंतर्ज्ञान सहज रूप से अचानक उत्पन्न होता है उसमें भी अन्य ज्ञान या फिर अन्य किसी ज्ञान को साधन रूप में प्रयुक्त नहीं करना पड़ता है। शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि दोनों अर्थों का अपने स्थान पर महत्व है, परंतु प्रशिक्षण इंद्रियजन्य ज्ञान का हो सकता है। सहज ज्ञान के लिए दूसरे प्रकार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष ज्ञान संपूर्ण जो है शिक्षा की आधारशिला है। हम देखें जरा प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कहा गया है। अन्य प्रमाणों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भी पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही प्राप्त किया हुआ होता है। जब हम आंखों से साक्षात देख लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं या फिर सूंघ लेते हैं, कहने का तात्पर्य यही है जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक स्थायी ज्ञान हो जाता है। अतः इस आधारशिला को दृढ़ करना आवश्यक हो जाता है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अवलोकन जो है यानी कि देखना या जो है अवलोकन करना या करके अधिक से अधिक बालकों को अवसर मिलने चाहिए अवलोकन करने के, पदार्थ तथा वस्तुओं को उठाने, ले जाने, देखने, परखने आदि का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है केवल बता दिया जाता है, चित्र दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में बालक उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि किसी रिवर को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया या किसी पहाड़ी को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो छोटा आकार है, बालक इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वास्तव में भूगोल के टीचर होते हैं, अगर बालकों को ले जाकर प्रत्यक्ष दर्शन कराएं तो उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है और वहां के वातावरण के विषय में भी बालक समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा क्रिया से संबंध स्थापित करना यदि संभव नहीं होता अथवा स्वाभाविक नहीं होता, तब सब दृश्य साधनों का उपयोग जो है तत्व निर्माण में सहायक होता है, लेकिन केवल तत्व निर्माण में ही सहायक होता है, वास्तविक ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। समाजशास्त्र विषय अध्ययन में छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों द्वारा विषय सामग्री के अध्ययन का अवसर मिलना चाहिए। सभ्य सामग्री जैसे कि ग्लोब, मानचित्र, चित्र, मॉडल तथा फिल्म स्ट्रिप आदि का ज्ञान को आत्मसात करवाने में सहायक हो सकते हैं। सभ्य सामग्री का उद्देश्य अध्ययन को रुचिकर बनाना ही नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष विधि द्वारा ठोस ज्ञान प्रदान करना भी है। जैसे कि इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो कुछ समय बच्चों का खराब ना हो तो प्रत्यक्ष ना कराकर केवल इसी प्रकार से जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसी के माध्यम से उनको चित्र आदि यानी कि शब्द सामग्री द्वारा ही ज्ञान कराया जा रहा था। लेकिन जब ऐसा समय ना हो और समय रहते हुए भी जब ये डिसाइड कर लिया जाता है उच्च कक्षाओं में कि बच्चों को वास्तविक रूप में ही इनका जो है दिखाना है, तब उनका ज्ञान बहुत स्थायी हो जाता है और अच्छी प्रकार से आत्माभिव्यक्ति कर सकते हैं किसी भी विषय पर। वैज्ञानिक विषयों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रयोगात्मक प्रणाली भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती है। विज्ञान के अध्ययन में जो भी प्रणालियां प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्रत्यक्ष तथा अनुमान के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रणाली, कक्षा में होने वाले प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, वैज्ञानिक पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण आदि सभी वे क्रियाएं जिनमें इंद्रियों तथा मन का प्रयोग करना पड़ता है इसके अंतर्गत आती हैं। इंद्रियों द्वारा निरीक्षण तथा मन का संश्लेषण व विश्लेषण, वर्गीकरण आदि जो है योग्यताओं द्वारा निष्कर्ष निकालना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही आते हैं। गणित के अध्ययन में मूर्त वस्तुओं तथा वास्तविक परिस्थितियों का उपयोग जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के अंग हैं। गणित के सिद्धांतों तथा गणितीय दक्षताओं के विकास के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं, मूर्त आकृतियों तथा गणितीय उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। मनुष्य की व्याख्या ना तो भौतिक आधार पर की जा सकती है और ना ही जीवधारियों से उसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसमें आत्मा का निवास है। मनुष्य की आत्मिक प्रकृति कोई अतिरिक्त ऊपर से जोड़ा जाने वाला तत्व ही नहीं है, अभी तो उसके जीवन का सारभूत तत्व है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय है यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ, आत्म की समझ। स्वयं की समझ होगी तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, और जब स्वयं की समझ ही ना होगी तो व्यक्ति जो कर सकता है वह भी नहीं कर सकता। मनुष्य की प्रकृति से परे एक चेतन सत्ता है और उस चेतन या चेतना के यानी कि चेतन सत्ता के अनुकूल भी है। मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर तथा उसकी अनुभूति करना है। अब हम देखेंगे प्रकृतिवादी दार्शनिकों के अनुसार आत्मव्यक्ति क्या है। तो स्वाभिव्यक्ति का प्रयोग जो है प्रकृतिवादी करते हैं, परंतु मनुष्य में जो तो चेतन शक्ति है उसकी सहायता से उसने सांस्कृतिक वातावरण का सृजन किया है। आत्मानुभूति के लिए इसे सांस्कृतिक वातावरण को ग्रहण करना तथा आत्मसात करना आवश्यक हो जाता है। बालक आत्मानुभूति करता है। शारीरिक तथा जैविक विकास के साथ साथ बालक आत्मानुभूति करता है, जिसको आत्माभिव्यक्ति कहा जाता है। आत्माभिव्यक्ति कहा जाता है। मनुष्य की आत्मा ही उसका स्वयं है और सामाजिक संबंधों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक नियमों को स्वीकार करने तथा सामाजिक हित के लिए व्यक्ति का त्याग करना स्वयं की अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। बालक को बौद्धिक
स्व की भी अनुभूति होती है, जिसके कारण ये पता चलता है कि सामाजिक स्वीकृति तथा अस्वीकृति के कारण व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित नहीं होता है, अब तो वह विवेक और बुद्धि के द्वारा स्व की अनुभूति करता है। वह सामाजिक नैतिकता से ऊपर उठ जाता है और सत्य असत्य में भेद कर सकता है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान किया जाता है उसे आत्मदृष्टि कहा जाता है, और ये आत्मदृष्टि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट है सामान्य लक्षण। प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य लक्षण के द्वारा होता है, जैसे कि यदि कहा जाए कि मनुष्य मरणशील है, इसका अर्थ ही है कि वर्तमान भूत भविष्य सभी कालों में सभी मनुष्य मरणशील हैं। यही लक्षण समस्त मानव जाति के लिए लागू होता है और सभी मनुष्यों को मरते हुए हमने नहीं देखा, अतः ये इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर भी ये निर्विवाद है कि मनुष्य जाति का सही ज्ञान हमें प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य मात्र का यह ज्ञान उसके सामान्य धर्म यानी कि मनुष्यत्व के द्वारा होता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखकर समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति है, तब हमें उसमें मनुष्यत्व दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है इसमें ज्ञान लक्षण। हम अक्सर कहा करते हैं कि धूप गर्म दिखाई दे रही है, अथवा जो धूप है कोमल नजर आ रही है, अथवा फूल सुगंधित है यानी कि सुगंध देता है। यदि इन वाक्यों का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो गर्मी देखी जा ना है तो गर्मी देखी जा सकती है और ना ही धूप की कोमलता देखी जा सकती है। हम तो केवल इसका अनुभव त्वचा के द्वारा ही कर सकते हैं या फिर नेत्रों से उन्हें देख सकते हैं। मन में रंग तथा स्पर्श अथवा रंग अथवा गंध का संबंध स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि पुष्प को देखने से उसकी गंध का प्रत्यक्ष भी हो जाता है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें योगज। इस प्रकार के प्रत्यक्ष में जो है काल तथा स्थान की सीमाएं हट जाती हैं तथा अतीत व भविष्य के गर्भ में बैठकर इस हम जो है जान सकते हैं। इसके द्वारा भूत भविष्य गूढ़ तथा सूक्ष्म निकट तथा दूर सभी प्रकार की वस्तुओं की साक्षात अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने लोभ मोह माया ईर्ष्या क्रोध आदि विकारों से मुक्ति पा ली हो। ये जो है वे विकास ही हैं जो स्थान तथा काल की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। योगाभ्यास द्वारा इन अलौकिक प्रत्यक्ष की जो है शक्ति प्राप्त की जा सकती है। विश्वात्मा ही एकमात्र सत्य है। सत्यम शिवम तथा सुंदरम के रूप में विश्व के देवता का वर्णन किया गया है। आत्मानुभूति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदर का या सुंदरम का ज्ञान होना नितांत आवश्यक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आत्मा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।